हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ सीक्वेंस सीरीज। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, सीक्वेंस क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं, और कुछ एग्जांपल लिए थे बनाने के लिए। और बीच में हम एक पॉइंट पर रुक गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि हम जो निकाल रहे थे वहाँ पर जो सम ऑफ एन टर्म से जो वैल्यू निकल रहा था और जो टी एन से जो वैल्यू निकल रहा था फर्स्ट टर्म का, वो मैच नहीं कर रहा था, बाकी हर जगह मैच कर रहा था। तो लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने बोला था कि आगे हम उसको समझेंगे कि वैसा क्यों हो रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले उसको समझने के लिए पहले तो आपको ये समझ लीजिए कि व्हाट इज एस एन। तो एस एन होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इसका मतलब होता है कि अगर मैं एस वन बोलता हूँ तो इट विल बी लाइक टी वन, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि एक ही हो गया। बट एस टू बोलता हूँ तो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू। फिर एस थ्री बोलता हूँ तो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। ऐसे ही एस फोर बोलता हूँ तो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर। और एस फाइव भी बोलता हूँ मैं तो हो जाता है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव एंड सो ऑन। समझे क्या? अब यहाँ से ना एक चीज़ समझ में आती है यहाँ से कि अगर मुझे टी वन चाहिए तो मुझे सिंपली क्या चाहिए, केवल एस वन, मतलब टी वन इक्वल टू विल बी एस वन। ओके, फिर यहाँ से देखिए ध्यान से, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे लास्ट में डिस्कस किए थे हमने कि जब एस एन की जगह पर वन रखेंगे तो आपको टी वन मिल जाएगा। ठीक है। अब एस टू, मुझे टी टू चाहिए, टी टू चाहिए। तो टी टू में से आप जब देखोगे तो अगर एस टू में से एस वन में माइनस करूंगा तो ये टी वन से ये टी वन कट जाएगा, बचेगा क्या, टी टू। तो टी टू मतलब क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन, बराबर है। तो ये हमारा एक टी टू का फॉर्मूला हो जाता है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आते हैं टी थ्री निकालने के लिए, तो टी थ्री जब निकालोगे तो क्या करूंगा, एस थ्री में से एक्स टू माइनस करूंगा तो ये जो टी वन होगा इसको काटेगा, ये टी टू इसको काटेगा, बचेगा क्या, केवल टी थ्री। तो टी थ्री बराबर क्या आ जाता है, एस थ्री माइनस एस टू। समझे आपको? ध्यान से देखिएगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं टी फोर निकालता हूँ तो हो जाता है एस फोर माइनस एस थ्री। आप समझ सकते हो, ये हमने कल डिस्कस किया था। इसी तरह मैं अगर टी फाइव निकालता हूँ तो हो जाएगा एस फाइव माइनस एस फोर। मतलब जब भी कोई टी निकालता हूँ एन तो उसका एन माइनस वन हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि टी एन बराबर होता है एस एन माइनस वन। समझ में आ रहा है क्या? और फिर जो इससे जो फॉर्मूला बनता था, जो फॉर्मूला एस एन माइनस वन करने से जो टी एन का जो फॉर्मूला आता था, एक फॉर्मूला आता था ना टी एन का, तो जो टी एन का फॉर्मूला था उसमें अगर एन इक्वल टू वन रखने पर वो वैल्यू नहीं आती थी जो एस में वन एन इक्वल टू वन रखने पर आती थी। तो रीजन क्या है इसका वो मैं बता देता हूँ आपको तुरंत के तुरंत, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसका जो रीजन है वो ये है, देखिए ध्यान से, ये देखिए, टी वन बराबर केवल एस वन होता है, टी टू बराबर क्या होता है, एस टू माइनस एस वन, एस थ्री माइनस एस टू, एस फोर माइनस। तो ये जो फॉर्मूला है एस एन माइनस वन, ये टी वन के लिए सही नहीं है। टी वन के लिए फॉर्मूला क्या है, केवल एस वन। नहीं तो आपको इसको टी वन इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, एस वन माइनस एस जीरो। बराबर है नहीं बराबर है? अगर इस फॉर्मूले में अगर यहाँ पर एन की जगह वन रखूंगा टी वन बनाने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, एस वन हो जाएगा, एन की जगह वन माइनस एस जीरो। तो चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ, ये देखिए ध्यान से, अगर एन इक्वल टू वन रखे किसमें, इस फॉर्मूले में, तो ये क्या बनेगा, टी वन बनेगा। और टी वन बराबर क्या होगा, एस वन माइनस एस वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, एस वन माइनस एस जीरो, ये क्या हो जाएगा, टी वन। लेकिन आप पूरी दुनिया में, मैंने शुरू में ही बता दिया था सीक्वेंस और सीरीज के बारे में, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। मतलब एन की जगह कभी भी जीरो पुट नहीं होता, एन की जगह क्या होगा, सबसे कम जो पुट होगा वो है वन। तो जीरो पुट होता नहीं, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं। यानी कि ये जो फॉर्मूला है जो आपको टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन जो आएगा, जो ये टी एन देगा वो ट्रू होगा केवल जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। मतलब पहले टर्म के लिए ट्रू होगा ही नहीं, इसीलिए पहले टर्म के लिए हमारी वैल्यू मैच नहीं कर रही थी। आपको ये लॉजिक समझ में आया? पहले टर्म के लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो टी वन के लिए नहीं बन रहा है। आप ध्यान से देखो, टी टू के लिए क्या लिख रहा है, एस टू माइनस एस वन। मतलब ये फॉर्मूला जब यहाँ पर एन की वैल्यू टू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन। तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया।
फिर 3 लोगे तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, 4 लिया तो ये सेटिस्फाई होगा, 5 लिया तो ये सेटिस्फाई होगा। समझे नहीं समझा? मतलब 2 से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये बराबर ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझे क्या? तो ये पहले टर्म के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी जो टीएन आएगा वो फर्स्ट टर्म के लिए करेक्ट होगा। इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है बट कोई गारंटी नहीं है। अब ये कब हो सकता है कब नहीं हो सकता यही हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे अभी इस पॉइंट पर पढ़ने का टॉपिक नहीं है। आई होप आप समझे होंगे क्यों T1 और S1 मैच नहीं कर रहा था। अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइएगा, फिर अपन उस पर और डिस्कस कर लेंगे। ये समझ में आ गया आपको? बाकी क्वेश्चन अब आप समझ सकते हैं कि क्या था कैसे था। तो लेट्स पहले अपन डिस्कशन करते प्रोग्रेशन पे। जैसे इस चैप्टर के आगे जो है प्रोग्रेशन अपने को पढ़ना है, फिर उसका कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। या लेट्स हैव सम प्रॉब्लम फर्स्ट, देन वी मूव ऑन टू दी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब फिर बाकी हम ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस फाइंड फार्मूला फॉर nth टर्म। यहाँ कुछ सीक्वेंस दिया है, समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है, Tn निकालना है, इन सब का Tn निकालना है। समझा क्या? तो आई विल से कि आप एक बार वीडियो पॉज करें और इसको ट्राई करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है क्या कि nth टर्म क्या होगा, और फिर अगर आप एक बार निकाल लेते हैं देन मैं भी निकालूंगा और अपन उसे मैच कर पाएंगे, ठीक है। चलिए पास करिए, निकालिए। चलिए, तो होपफुली आपने कुछ तो फॉर्मूला निकाला होगा। लेट्स सी कि आपका जो फॉर्मूला है और मेरा जो फॉर्मूला है वो सेम है कि नहीं है। जैसे यहाँ पहला टर्म देखिए 1 2 3 4 5। अब इसको देख के आपको क्या पता है अगला क्या आएगा? 6 आएगा, उसके अगला क्या आएगा? 7 आएगा। तो अगर आप फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो Tn बनेगा, और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1। मतलब n की वैल्यू अगर 1 रखने पर क्या आ रहा है? 1। n की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ रहा है? 2। n की वैल्यू 3 रखने पर क्या आ रहा है? 3। n की वैल्यू 4 रखने पर 4 क्या आ रहा है? यानी Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी? n। मतलब यही फॉर्मूला है इसका, सॉरी, फॉर्मूला क्या होगा? Tn इक्वल टू n। ये पहले के लिए क्या आपको समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूँ? क्योंकि सी सबसे पहले क्या रखना है, याद रखिएगा 1 रखना है। जब 1 रखूंगा तो क्या जाएगा? T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ भी 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 आ गया। फिर n की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ जाएगा? 2। n की वैल्यू 3 रखने पर क्या आ जाएगा? 3। n की वैल्यू 4 रखने पर क्या आ जाएगा? 4। n की वैल्यू 5 रखने पर क्या 5। अगला होगा 6 7 8 9 7, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया nth टर्म का। आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर एक फॉर्मूला था, मतलब एक तरीका था फाइंड करने का Tn। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है वो बाद की बात है, वो प्रोग्रेशन में होते हैं फॉर्मूले। सीक्वेंस में फॉर्मूला खुद ढूंढना पड़ता है। और प्रोग्रेशन क्या है? वो एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। समझे क्या? पहले आप इस पर फोकस कीजिए। अब इसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला निकालिए। ये कौन से टर्म्स है? ऑड टर्म है, 1 3 5 7 9। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने फॉर्मूला ये लिखा होगा 2n+1, और कुछ लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा होगा Tn इक्वल टू 2n-1। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, बोला ये जाता है कि दोनों करेक्ट है जी। दोनों क्यों करेक्ट है? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी तो ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये भी ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है, बट हमको चेक करना है कि दोनों में से सही कौन है। आप सोचिए कैसे चेक करूंगा, या आप पहले थोड़ा सा पास करके देखिए। अगर आपने ये लिखा है तो ये सोचिए कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। अगर आपने ये लिखा है तो ये सोचिए ये तो सही है आपने लिखा है, या फिर ये क्यों गलत है ये सोचिए, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको समझ में आता है क्या। ओके, तो लेट्स सी कि मतलब कभी भी कोई भी फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला दिया है और मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला इस सीक्वेंस का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे करना ये पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 आना चाहिए पहला टर्म। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ देखिए 1 रखा तो 2 1 कम 2 +1 यानी 3। ये तो 3 दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जब n की वैल्यू 1 रखने पर कभी 1 देगा क्या? नहीं देगा, तो ये कभी कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखते हैं n की वैल्यू 1 रखें तो 2 1 कम 2 -1, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि ये दे दिया, अभी फिलहाल के लिए दे दिया। क्या ये आंसर हो गया? तो नहीं, कम से कम 4 टर्म चेक करते हैं अगर आपको Tn डायरेक्ट चेक करना हो तो। नहीं तो अगर आपने बनाया तो अभी जैसे अब n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। n की वैल्यू 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, करेक्ट हो गया। फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3, 3 दूनी 6 में से 1 जाए 5, ये भी करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है? n की वैल्यू 4, 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी कि 7, n की वैल्यू 7 आ गया, ये भी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अपने को पता चला
कि इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है ये है। इस सीक्वेंस का nth टर्म आपने निकाला है? नहीं निकाला है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब तो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, होपफुली अब तो थोड़ा बहुत किसी ने और थोड़ा बहुत ट्राई किए होंगे, नहीं किए हैं तो ध्यान से देखिए। इसका टीएन क्या होगा बताइए? मेरे हिसाब से आपने निकाला होगा ये 2n होगा। देखिएगा ध्यान से, क्यों 2n होगा सर? क्योंकि n की वैल्यू जब 1 रखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। n की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ जाएगा 2, n की वैल्यू 2 रखने पर क्या मिल जाएगा 4, n की वैल्यू 3 रखने पर क्या हो जाएगा 6, n की वैल्यू 4 रखने पर क्या हो जाएगा 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी ये करेक्ट है। इसके लिए 1 2 4 8 16 32, जब भी ऐसा देखिए, एक में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 2 के पावर में होगा। तो Tn इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 टू पावर n-1। क्यों n-1? क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 जब रखूंगा, तो यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा n1 - 1 n 2 टू पावर 0। 2 टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, जो कि ये अपने को मिला है 1 चाहिए अपने को, समझे। फिर n की वैल्यू ये देखो 2 रखना है, तो 2 रखूंगा तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, यानी 2 टू पावर 1 क्या हो जाएगा 2। तो दैट इज वाई हमको मिला है 2। फिर 3 रखने पर क्या मिलेगा 3 - 1 यानी कि 4। 2 टू पावर क्या बोलते हैं 2 टू पावर 2 ना, जैसे 3 रखा ना, n की वैल्यू 3 रखा, तो 3 में से एक जाएगा 2, 2 टू पावर 2 क्या होता है 4, यहाँ देखिए 4 मिल गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप बाकी भी टेस्ट कर सकते हैं खुद से, समझा क्या? अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देख करके ना सी, जब इसको देखते लोग ना तो मोस्टली जब मैंने तो देखा है कि लड़के ना घबराते हैं कि ये तो सर अजीब दिख, अरे कुछ नहीं दिख, बस सोचना है बस Tn कैसे दिखेगा। जैसे अब देखो सब में ऊपर 1 1 1 1 1 है तो ऊपर 1 लिख दो, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 तो रहा होगा, 1 टू द पावर 1/1 तो रहा होगा, यानी ये क्या होगा 3 टू पावर 0 हो गया, 3 टू पावर 1 हो गया, 3 टू पावर 2 हो गया, 3 टू पावर 3 होगा। और 3 टू पावर 0 तो नहीं रख सकता हूं मैं, तो इसलिए 3 टू पावर क्या हो जाएगा n-1, क्योंकि ये पहला है ना, ये फर्स्ट टर्म है, तो 3 टू पावर 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो 1 कैसे होगा, तो 1 - 1 कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, नहीं समझा। और 3 टू पावर यहाँ पर 2, ये दूसरा टर्म है, तो 3 टू पावर 2 - 1 यानी 3 टू पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये Tn बन गया। तो ये भी जो है ऐसा है। अब इसका Tn बनाते हैं, ये आखिरी वाले का। तो इसका Tn क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये देखिए क्या ध्यान से, ये देखिए यहाँ केवल 1 लिखा है, यहाँ 2 × 2 लिखा है, यहाँ 3 × 2 स्क्वायर लिखा है, यहाँ 4। अब सबको समझ में आ गया, तो इसको मैं 1 × 1 लिख दूं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं Tn लिख रहा हूं इसका, तो सबसे पहले तो n है, n इंटू क्यों सर? क्योंकि ये देखो ना पहला टर्म क्या है 1, पहले के लिए 1 है, दूसरे के लिए 2 है, तीसरे के लिए 3 है, चौथे के लिए 4 है, यानी nवें के लिए क्या होगा n होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है 1 है, ये 2 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 है, यानी कि 1 2 4 8 कहाँ था 1 2 4 8 यहाँ नहीं था, यहाँ पर 2 4 6 8 था, तो यहाँ था 1 2 4 8 है, तो इसका क्या है 2 पावर n-1, यानी यहाँ पर क्या लिख दो 2 पावर n-1, और ये हमारा क्या बन जाएगा सीक्वेंस बन जाएगा। समझा क्या मैं कहने का चाहता हूँ आपको? बस ये देखिए, ये 1 को 2 पावर 0 लिखा जा सकता है, ये 2 को 2 पावर 1 लिखा जा सकता है, 2 पावर 2 को 2 पावर 2 मान, समझा क्या? अब दिक्कत क्या है मैं आपको बता, जैसे आपको कभी-कभी ऐसा लग रहा होगा कि सर आपको तो समझ में आ रहा है क्या करना, हमको नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। तो देखिए एक बात बताता हूँ, ये पहली बार किसी को नहीं आता है। मैंने कितने लोगों को पढ़ाया है, किसी से ये आंसर पहली बार में नहीं निकला है। समझा गया? सबको टाइम लगता है, और जब आप टाइम देंगे तो ये होता चला जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझा गया? अगर जिससे हो गया है सब कुछ तो बहुत अच्छा है। यू आर वे बियॉन्ड एवरीवन, मतलब सबसे ज़्यादा होशियारों में से आप एक हैं। बाकी कैसे सोचते हैं, तो आपको बस सोचना है कि ये क्या है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवां है, तो एनवां क्या होगा? तो पहले के लिए 1 है, दूसरे के लिए 2 है, तीसरे के लिए 3 है, चौथे के लिए 4 है, पाँचवें के लिए 5 है, तो एन के लिए क्या होगा? एन ही होगा, तो इसलिए एन के लिए एन। इस तरीके से सोचना रहता है, समझा क्या? बाकी ये फॉर्मूले बनाना पड़ता था, ये ऑड के फॉर्मूले आपको पूरे, मतलब आपने 10th में कहीं तो देखा, मतलब लोग इसे बताते हैं, ऑड का मतलब 2n+1 होता है या 2n-1 होता है, इवन का मतलब 2n होता है, समझे कि ये मतलब सब फैक्ट है। और जैसे ये एक्सपोनेंशियल दिखा तो आपको ये देखना है, ये 2 पावर 0 है, ये 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, तब 2 पावर 0 मतलब समझ रहे हैं ना, 2 पावर 0 ये पहले टर्म के लिए 0 कैसे हो गया, तो फिर तो करना ही पड़ेगा, समझेगा? पहले टर्म के लिए 2 पावर 0 कैसे होगा, तो पावर -1 करना पड़ेगा, दैट इज वाई हमने n-1 लिखा है, समझे? सो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? चलो नोट करो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, छठवां के बाद सातवां क्वेश्चन ऐसा है, ये लिखा है 1 × 2 × 3
प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बोल रहा है ऐसा लिखा हुआ है, ये जो डॉट है बीच में ये इंटू है, मल्टीप्लाई है। अब बोल रहा है इसका एनवा टर्म बताइए। तो आप एनवा टर्म निकलने के लिए आप अभी देख करके क्या लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, समझे क्या। बट ऐसा नहीं सोचना पड़ता, बहुत आसानी सोचना पड़ता। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये तो देखिए पहली बात तो ये पहला टर्म है, सॉरी ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है। अगर पहले तो आप ऐसा लिखने की आदत डालिए T1 T2 T3 T4 है, नहीं क्या, क्योंकि उससे क्या होगा ये देखो, T1 का पहला टर्म क्या है 1, 2 का पहला टर्म क्या है 2, 3 का पहला टर्म क्या है 3, 4 का पहला टर्म क्या है 4 है, तो n का पहला टर्म क्या होगा n। अब आपको समझ में आ गया फ्लो कैसे बना। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये जो हो रहा है इससे +1 ये है और ये +2 है, यहाँ जो भी है इसका +1 ये है +2 ये है, यानी n यहाँ है तो n+1 और n+2, खत्म हो गया नवा टर्म खत्म। कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझा, कोई डाउट। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो किसी को ना समझे। समझा क्या, कोई भी हो, कितना भी वीक हो सकते, कितना भी होशियार हो सकते, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट देर इज नथिंग विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ऐसा है ही नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं जो आपको समझना है। समझा। सो ये हो गया आपका एनएस टर्म। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड द सीक्वेंस हुज एनएस टर्म इज, ये टीएन दिया हुआ, अब टीएन से सीक्वेंस निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा, क्योंकि पिछले क्लास में भी अपन ने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। बट कुछ क्वेश्चन नए लेकर आया हूँ मैं, लेकिन उसका शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, खुद समझ में आ रहेगा, और फिर जो है हम देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। चलो चलो, तो मुझे लगता है कि अगर आपने ट्राई किया होगा तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले टी वन क्या होता है, एन की वैल्यू, जैसे पहले मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, पहले टी एन लिख देता हूँ, 2n/n। अब यहाँ पर T1 रखूंगा तो n की जगह 1 जाएगा, तो 2^1/1। फिर T2 क्या हो जाएगा, 2^2/2। T3 क्या हो जाएगा, 2^3/2, सॉरी 2^3/3, नहीं समझे। T4 क्या हो जाएगा, 2^4/4। T5 क्या हो जाएगा, 2^5/5 एंड सो वन। समझा क्या। सो बेसिकली सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, 2, 2^2/2, 2^3/2, 2^4/4, 2^5/5 एंड सो ऑन। समझे क्या। अब चाहे तो इसको आप थोड़ा सिंपल 2^1/1, अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2^1/1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2^2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। समझा क्या। और 3 इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो ये 8/3 ही रहेगा, समझे ना, 2^3/3 ही रहेगा। बट ये कट सकता है, ये 2^2 है, 2^2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखिए, 2^4 क्या होता है, 16 होता है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 2^5/5 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं किया जा सकता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझा क्या। लेकिन अब ये गलती मत करना, ये भी 2 ये भी 2, दूसरे तो गलत हो गए, गलत कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास सीक्वेंस हैं जो कांस्टेंट सीक्वेंस बोले जाते हैं, जो कि सब के सब सेम होते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे बाद में। समझे क्या। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये आपका आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन टाइप का अलग क्वेश्चन लेकर आया मैं, कि मतलब भाई कैसे करेंगे, समझा क्या। तो देखिएगा, अब इसका है तो अगर मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसे फिर से वीडियो पॉज करें और एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होता है। अगर नहीं तो फिर मैं तो सॉल्व करूँगा ही, समझे क्या। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप निकालते हैं T1। अब T1 क्या है, देखिए n की वैल्यू क्या 1 है, तो n क्या हो गया, ऑड हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/1। नहीं समझा। चूंकि यहाँ 1 ऑड है, n ऑड है, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है 1/n। लेकिन अगर T2 लिया तो T2 में n क्या हो गया 2, 2 इज इवन, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2। फिर T3 में क्या हो जाएगा 1/3। T4 में क्या हो जाएगा -1/4। T5 में क्या हो जाएगा 1/5। T6 में क्या हो जाएगा -1/6। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। मतलब अगर यहाँ पर n की वैल्यू इवन है तो 1/1, 1/n, और सॉरी n की वैल्यू ऑड है तो 1/n, इवन है तो -1/n। समझ में आ गया।
चलो आगे चलते हैं। फिर सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, सीक्वेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीक्वेंस देखो तो 1/1 को मैं 1 लिख दे सकता हूँ, फिर -1/2 क्योंकि इवन हो गया। फिर यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा है अलग दिख रहा है, बट ये 1/3 है, फिर ये 1/3 हो जाएगा, फिर -1/4 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा, फिर -1/6 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ना आप देखेंगे ये एन की वैल्यू इवन पर क्या है, एन की वैल्यू ऑड पर क्या है, तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज जो है आपको मिलते हैं देखने को। समझ में आ रहा है? सो होपफुली आपको समझा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें टी एन नहीं लिख करके ए एन लिखा है, तो इसमें कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसमें भी ये ए एन मतलब क्या होला, ये भी वही बात है, ये बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो टी एन बोले, ए एन बोले, पी एन बोले, सी एन बोले, डी एन बोले, उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे सपोज एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि मल्टीपल सीक्वेंस है, मल्टीपल सीक्वेंस मतलब 2 या 3 सीक्वेंस को एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या बार-बार बोलेगा? हर सबको T1 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 ही बोलेगा क्या? TN 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 ही बोलेगा क्या? नहीं बोल सकता। तो अलग-अलग आपको टर्म लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर AN ले लिया, तो मान लीजिए 3 है, तो AN, BN, CN, तो AN क्या बोलेगा? nth टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस, BN क्या बोलेगा? nth टर्म ऑफ सेकंड सीक्वेंस, CN क्या बोलेगा? nth टर्म ऑफ थर्ड सीक्वेंस। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा आपको इसे देख के घबराना नहीं है, ठीक है? अब AN की बात करते हैं, तो AN में वही बात है, सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? A1 आएगा, n की जगह क्या रखेंगे? 1, और ये क्या आ जाएगा? 3 प्लस -1 टू द पावर 1 अपॉन 3 टू द पावर 1। क्या किया मैंने? कहाँ जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 1 रख दिया। फिर ये देखिए A2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस -1 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। A3 3 प्लस -1 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3। समझा? फिर A4 3 प्लस -1 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। इतने की बात करता हूं मैं। आपको पता है -1 पावर 1 क्या हो जाता है? मतलब -1 पावर 1 तो ऑड ही रहेगा, -1 है, -1 पावर ऑड रहता तो ये -1 रहेगा, तो 3 में से एक जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2। 2 बट्टे क्या आ जाएगा? ये 3। समझा नहीं समझा? बट ये देखिए क्या होगा, ये -1 पावर इवन क्या होता है? प्लस कर दे, 3 एक क्या आ जाएगा? 4। 4 पे पावर 3/2, 3 पावर 2। और ये क्या हो जाएगा? देख अगेन ये -1 पावर 3 यानी कि -1। फिर 3 में से -1 क्या आएगा? ये 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 3 पावर 3। और फिर यहाँ पर देखिए ये -1 पावर 4 प्लस हो गया, प्लस 3 प्लस क्या? 3 1 4, 4 हो जाता, 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 4। समझा नहीं समझा? और ऐसे ही आप देखेंगे तो मैं सीधे सीक्वेंस लिख रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने समझ लिया कि कहानी क्या चल रही है, और क्या समझाऊं मैं आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? 2/3। उसके बाद क्या आ रहा है? 4/3 स्क्वायर। समझा नहीं समझा? अभी देखो ये नीचे वाला, ये पावर 1 था, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, एक एक बार बढ़ते चला जाएगा। 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5। और देखो अब जब ऑड है तो 2 आ रहा है, इवन है तो 4 है, 2 4 2 4, यानी 2 4 हो गया, तो ये भी क्या होगा? 2 4, और फिर क्या आएगा? 2 आएगा, एंड सो ऑन। अब अगला लिखे तो 3 पावर 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि लग रहा हो कि जल्दीबाजी कर रहा हूँ मैं, बट मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ रहेगा? इतने देर में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, गो टू द फर्स्ट वीडियो, वॉच दिस थ्रोली एंड देन कम टू दिस। समझ में आ रहेगा? क्योंकि फिर इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट में लफड़ा है। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है। मैं शुरू से ही, जब से सीक्वेंस सीरीज शुरुआत किया हूं, तब से मैं फोकस कर रहा हूं कि एन की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई इतना ज्यादा फोकस करता है 1 एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1। सब लोग यही वही सीक्वेंस ऐसा होता है, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, मैंने इतना पढ़ाया, लगभग 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। लगभग 3 से 4 स्टूडेंट ने मेरे मतलब 4 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल नंबर लेकर आए जेई मेंस में, 100 में 100 नंबर लेकर आए मेरे। लेकिन वो क्यों लेकर आ पाए, कैसे लेकर आ पाए? तो वो एक रीजन यही है कि भाई वो इसलिए लेकर आ पाए क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल उनके क्लियर थे। तो हमने जो ये फंडामेंटल पर बात करते हैं ना, कि अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, इसके बेस पर आप कोई भी चीज समझ सकते हैं। और अगर ये समझते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो जो ना शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। आपको मेरा वेट करने की जरूरत नहीं होगा कि सर समझाएंगे शॉर्टकट तो मैं समझूंगा तो मैं करूंगा। समझे? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब बस ये खत्म हो गया, ठीक है। सो लेट्स गो टू द प्रोग्रेशन। मुझे लगता है कि ये बेसिक कहानी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैं प्रोग्रेशन पे चलता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं प्रोग्रेशन समझता हूँ। प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है ना आपको, 10th में हमने पढ़ा था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मतलब आता है, तो ये केवल एक पढ़ा है आपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे बहुत सारे प्रोग्रेशन होते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। उसका क्या मतलब है वो हम बात करेंगे, समझा नहीं समझा? और फिर जो है हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रेशन नाउ। सो हमने अभी तक केवल और केवल सीक्वेंस और सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने। सीक्वेंस होता क्या है? तो सीक्वेंस को मैंने आपको बताया था जी, सीधा पॉइंट कैसा कि सीक्वेंस को मैंने ये बताया था कि सीक्वेंस कोई भी टर्म्स होंगे जब मैं उसे कॉमा लगा के कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल लिखता हूँ, तो आप समझते हैं कि एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स ऑर्डर में अप्रैल के बाद आप बता सकते हैं मई आएगा, फिर उसके बाद जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैंने अपने दोस्तों के नाम लिखे थे, टुन्ना मुन्ना दीपू और समथिंग, समझे क्या? तो आप उसका अगला नहीं बता सकते थे, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सीक्वेंस नहीं हुआ, वो मेरे लिए तो हुआ ना। उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो सीक्वेंस का मतलब हमेशा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सीक्वेंस, तो आप इतना मतलब ध्यान मत दीजिएगा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, चाहे जो कुछ भी है। आप बस समझिएगा, कुछ भी कोई कॉमन लगा के लिख दूंगा ना, कुछ भी रैंडम, वो भी सीक्वेंस ही कहलाएगा। और फिर सीरीज को मैंने बोला था कि उसी सीक्वेंस के टर्म्स को अगर मैं बोलता हूँ कोई सीक्वेंस है, उसमें बीच में मैं प्लस माइनस लगा दिया, तो वो एक सीरीज कहलाएगा। समझा क्या? और फिर हमने बोला था सीक्वेंस में जो पहला टर्म होता है वो टी1 होता है। टी1 यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा शुरू से 1 से शुरू होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर वो ऐसे करते करते टीएन तक जाएगा। और फिर टीएन से अपन ने सारे मतलब एक मतलब पहले तो देखा कि सीक्वेंस से टीएन भी निकाल सकते, फिर टीएन से सीक्वेंस भी निकाल सकते, हमने ऐसा देखा। फिर हमने देखा कि एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। फिर उसमें हमने S1 S2 S3 निकाला, और फिर S1 S2 S3 S4 निकाल करके T1 T2 T3 T4 भी निकाला। और फिर हमने एक फॉर्मूला निकाला कि Tn बराबर क्या होता है। Tn बराबर होता है Sn-1। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो Tn का फॉर्मूला आपको मिलेगा Sn-1, ये तभी काम करेगा जब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो। ये पहले टर्म के लिए काम नहीं करता है। कर सकता है, कहीं कहीं इक्वल भी आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर बार इक्वल आए। समझा क्या? तो कंसेप्ट, और वो क्यों है मैंने आज एकदम वीडियो के शुरुआत में समझाया। तो अगर आपको ये नहीं अभी भी नहीं समझा तो जस्ट पहला वीडियो जरूर देखिए कि क्यों ऐसा होता है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने दिखाया था कि टी1 की वैल्यू S1, जो फॉर्मूला था T1 इक्वल टू, वो केवल S1 था, S1 माइनस S0 नहीं था। तो आप उसको Sn-1 नहीं बोल सकते। समझा आपने? तो दैट वाज द पॉइंट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रेशन, जो आप जानते हैं। समझा क्या? आप प्रोग्रेशन जानते हैं, बट प्रोग्रेशन का लिटरल मतलब क्या होता है वो अपन यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे बोला गया है कि अ सीक्वेंस जो होता है, कोई भी सीक्वेंस whose every terms follows a constant rule, ये इंपॉर्टेंट है जी। सभी सीक्वेंस जो होते हैं ना, सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते, बट हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस जरूर होता है। कौन से सीक्वेंस प्रोग्रेशन होते हैं? जो एक कांस्टेंट रूल फॉलो करते हैं या एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और अब फॉलो अ पैटर्न, वो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। अब आपको पता है क्या सबसे बड़ी बात, दिक्कत ये है कि लोगों को कितना भी समझाओ वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि भाई ये कांस्टेंट रूल का क्या मतलब है। समझा क्या? मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब लोग क्या आईआईटी निकल गए, बट उनसे पूछ लो कांस्टेंट नाम का मतलब, कांस्टेंट रूल मतलब क्या था, तो नहीं समझते। बट मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको एपी का जो आपने पढ़ा था, एक मिनट, आपने एपी याद है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने लिखा था सर, Tn इसका होता है a+n-1d। क्या लिखा था आपने? a+n-1d। आपने समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये वो कांस्टेंट रूल है। तो जो भी सीक्वेंस इस रूल को फॉलो करेगा वही प्रोग्रेशन होगा, और वो एक स्पेशल टाइप का प्रोग्रेशन होगा जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको समझ में आ गया? कांस्टेंट रूल। ऐसे ही जितने भी प्रोग्रेशन हैं, जैसे प्रोग्रेशन हम टोटल 4 पढ़ेंगे। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
और चौथा है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये चारों प्रोग्रेशन में एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है एन का, टी ऑफ एन का। ऐसा नहीं होता कि टी ऑफ एन अपने मन से कुछ भी कूद के आएगा, जैसे अपन अपने मन से टी एन नहीं लिख रहे थे, वैसा नहीं लिखना होता है। प्रोग्रेशन में फिक्स है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि ये सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा, तो उस प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला फिक्स होगा। और वो फॉर्मूला जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आप जानते हैं, वो ये फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये कितने सीक्वेंस क्रिएट कर सकता है? तो आंसर है इनफाइनाइट सीक्वेंस कैन बी देयर। सर वो कैसे सर, आप तो एक ही फॉर्मूला दियो, नहीं, बट इस फॉर्मूले में वैल्यू किसकी किसकी बदलती है, ए और डी की। दो वैल्यू, ए की वैल्यू अगर आप अलग लोगे और डी की वैल्यू, जैसे आपने देखा ए की वैल्यू मान लीजिए 1 ले लिया, डी की वैल्यू 1 ले लिया, तो ये एक सीक्वेंस बनाएगा, मतलब एक अलग टाइप का सीक्वेंस बनाएगा। फिर उसके बाद आपने ए 1 की जगह 1 रख दिया, डी की वैल्यू जैसे 2 बदला, ये दूसरा सीक्वेंस बना देगा। फिर डी की वैल्यू 3 रखा तो तीसरा सीक्वेंस बनाएगा। एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ एग्जांपल फॉर दैट। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं उस पर बात करता हूं, ठीक है? नोट करिए, ठीक है? चलिए, तो मैं शुरुआत से बात करता हूं। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, समझा गया? ये आपका एक फॉर्मूला है सर, फिक्स फॉर्मूला है। ये बोलता है कि जो भी सीक्वेंस इसको फॉलो करेगा उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या वो सीक्वेंस होगा? हाँ हाँ भाई, सीक्वेंस होगा, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूं कि जो सीक्वेंस इसको फॉलो करेगा वो प्रोग्रेशन होगा। मतलब क्या हुआ कि वो पहले ही सीक्वेंस है और उसमें अगर वो ये रूल फॉलो करे तो क्या बन जाएगा? प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब सभी प्रोग्रेशन जो है वो क्या है? सीक्वेंस है। बट सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन है क्या? नहीं। ऐसे आपको सीक्वेंस मिलेंगे, समझा क्या, जो कि किसी प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करते, मतलब उसका nth टर्म हमेशा अलग अलग हो जाता है, कोई फिक्स रूल नहीं है उसको। समझा क्या आपको? तो लेट्स सी दिस हियर एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो फॉर्मूला देखिए क्या बन रहा है। टी एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस एन माइनस वन इंटू वन, एक मिनट, इंटू वन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस एन माइनस वन, ये देखिए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, बचा क्या? टी एन क्या बना? 1, सॉरी, टी एन क्या बन गया? एन। तो टी एन इक्वल टू क्या हो गया? एन। तो ये हमारा एन टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब इस एन टर्म से फॉर्मूला से अगर मैं सीक्वेंस जनरेट करता हूँ, क्या मैं जनरेट कर सकता हूँ सीक्वेंस? तो आंसर है यस, करिए। तो एन की वैल्यू 1 एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1। फिर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2। फिर एन की वैल्यू 3 रखेंगे 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आप बताइए क्या ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं? तो आप बोलेंगे यस सर ये एपी है। समझा क्या? ये आप जानते हैं सर ये एपी है। आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? शाबाश। तो आप इसे नोट कीजिए और मैं आपको एक टास्क देता हूं कि वीडियो पॉज करिए और डी की वैल्यू 2 लीजिए और फिर जो है बनाने की कोशिश कीजिए क्या सीक्वेंस बनता है। और फिर आप देखिएगा कि वो जो भी बनेगा वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, बट उसकी वैल्यू इससे अलग आएगी। करिए। चलो, होपफुली आपने किया होगा। लेट्स, मैं भी करता हूं, देखता हूं क्या होता है। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एन माइनस वन। डी की वैल्यू क्या है? 2। यहां रख दिया 2। समझा क्या? बीच में मल्टीप्लाई है जी, तो मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। अब ठीक रखिए, 1 प्लस अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2। वो एक में से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1। तो क्या आ जाएगा? 2n माइनस वन। और ये क्या आ जाएगा? tn। अब थोड़ा इसका सीक्वेंस बनाते हैं जी। बताइए क्या आएगा सीक्वेंस? जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 एक कम 2, 2 में से एक जाएगा तो 1 आएगा। फिर n की वैल्यू 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा तो क्या बनेगा? 4 में से एक जाएगा तो 3। फिर एन की वैल्यू 3 रखोगे, 3 दूनी 6 में से एक जाएगा तो 5, 7, 9 एंड सो ऑन। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? ध्यान से देखिए। अब देखिए, एक में 2 दिया तो ऐड करना, 2 ऐड किया तो 3, 3 2 ऐड किया तो 5, 2 ऐड किया तो 7, 2 ऐड किया तो 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? है, आप सब जानते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो नोट कर लीजिए। अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसको नोट करिए और अगले में डी के जगह 2 के जगह पे 3 लेकर के देखिए कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। समझा क्या? फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं पास करिए वीडियो और सॉल्व करके बनाइए।
चलिए आइए, आपने निकाला होगा, मैं भी निकालता हूं। सो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या अभी भी लिखा मैंने 1, डी की वैल्यू क्या हो गई n-1 इंटू हो जाएगा 3। आप देखेंगे तो 1 प्लस 3n-3, अब इसको अगर देखेंगे तो 3n-2, समझा नहीं समझा आपको, -1 प्लस 3 क्या जाएगा -2, और ये क्या जाएगा टी एन। अब इसका सीक्वेंस थोड़ा सा बनाइए तो थोड़ा सा क्या बनेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, फिर n की वैल्यू 2 रखें, 2 3 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, फिर n की वैल्यू 3 रखें, 3 3 का 9, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना 7, फिर n की वैल्यू 4 रखें, 4 3 12, 12 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 10, फिर उसका n की वैल्यू 5 रखें, 5 3 15 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 13, और सो ऑन। क्या ये जो सीक्वेंस बन रहा है, क्या ये एपी है कि नहीं, 1 4 7 10 13, सब में देखिए 3 3 का फर्क है, एक में 3 हट गया तो 4, में 3 हट गया तो 7, में 3 हट गया तो 10, में 3 हट गया तो 13, अगला 16 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या ये एपी बना? अब ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं तो अभी डी की वैल्यू क्या क्या लिया था 1 2 3, लेकिन क्या आप जानते हो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते, इनफाइनाइट नंबर होते। मैं 1.1 भी ले सकता था, 1.2 भी ले सकता, 1.3 भी ले सकता, तो ऐसे कितने सीक्वेंस बनेंगे, केवल इनफाइनाइट बनेंगे केवल 1 और 2 के बीच के डी की वैल्यू पर, क्योंकि ए और डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं? तो देयर आर इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला है तो केवल एक होगा, नहीं, इनफाइनाइट है जी, समझा क्या? बट वो सारे इनफाइनाइट का केवल एक रूल फॉलो करेंगे, वो कौन सा रूल होगा, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। वो सारे इनफाइनाइट जो आपके क्या नाम है प्रोग्रेशन होंगे अरिथमेटिक, वो सब के सब केवल एक रूल फॉलो करेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ? होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा शुरुआत से फिर से एक बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, हेडिंग मतलब अगला जो कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो टाइप्स ऑफ इतने मतलब टोटल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब नहीं है बट इतने टोटल आपने को टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने 10th में भी पढ़ा है, पर 10th वाले और यहाँ में अंतर क्या है, तो 10th में जो आपने पढ़ा था उसमें केवल सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, यहाँ पर अब बात करते हैं फॉर्मूला आता कैसे है, हम यहाँ फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, समझा? दूसरा क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी एक टाइप का प्रोग्रेशन है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था कि कोई भी टर्म में अगर प्लस माइनस डी करते चला जाए, हर टर्म में डी मतलब कॉमन डिफरेंस, याद है ना आपको, कुछ टर्म ऐड करें कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट करें, तो वो जो सीक्वेंस बनेगा उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए में कोई टर्म से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करेंगे आर से, तो उस बन जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए ना, बेसिकली दुनिया में केवल 4 ही फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया तो बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया तो बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ये तो इंटरेस्टिंग है, तो जब ये आएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये इन दोनों से तो रिलेट मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से तो रिलेटेड नहीं है, तो क्या है हम बाद में बात करेंगे। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है सर, तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इसी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक यानी ये दोनों को मिक्स करके बना है। तो अगर अरिथमेटिक सीरीज ले लीजिए, ज्योमेट्रिक सीरीज लीजिए, पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करते जाइए, दूसरे को टर्म को दूसरे टर्म से, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म से, तो जो सीरीज बनता है वो कहलाता है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको समझ में आया? स्पष्ट। लास्ट में आता है मिसलेनियस सीरीज। अब ये जो होते हैं कोई भी एक फॉर्मूला लेकर के हम जो है, जैसे कि अभी आपने समझा कि कांस्टेंट रूल को फॉलो करता है, तो मैं क्या ये कांस्टेंट रूल कुछ भी नहीं बना सकता हूं? जैसे मैंने टी एन इक्वल टू बोल दिया ए प्लस बी एन प्लस सी एन माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला है जी, और जहां पर ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब बताइए क्या ये कांस्टेंट रूल नहीं हो गया? कितने सीक्वेंस बनाएगा ये फॉर्मूला, आप बताइए थोड़ा। इनफाइनाइट। आप देखिए ना, ध्यान देखिए ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 रखेंगे, एक सीक्वेंस बनेगा, फिर ए की वैल्यू 1 1 2 रखेंगे, फिर अलग सीक्वेंस बनेगा। इस तरीके से आप इसमें कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस बना सकते हैं। तो मिसलेनियस सीरीज में ऐसे ही हम बात करते कि कोई भी जब सीरीज सीक्वेंस बना हो, समझा क्या, या सीरीज लिखा हो, तो उसका
SN कैसे निकाला जाएगा। वो थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला है, बट बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल क्रिया क्या है, T1 क्या है, S1 क्या है, T2 क्या है, S2 क्या है, तो मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहाँ गया, ज़्यादा हो गया क्या? इमोशनल में मैंने उसको मिटा ही दिया, जान दीजिए। तो होपफुली आप जाए तो लगे तो वीडियो के पीछे जाके उसे नोट कर लीजिए, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। होपफुली आपने उसे नोट कर लिया होगा, लिस्ट बना लिया होगा कि कितने टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। सो लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा भी है, तो होपफुली आपको ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? एंड वी विल कंसिडर टू दैट, क्योंकि वीडियो में पढ़ाने का यही दिक्कत है। समझ में आ रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्लास में होते हैं तो आपकी आंखों में देख के टीचर को समझ में आता है कि इस स्टूडेंट को ये बातें समझ रही कि नहीं समझ रही। हो सकता है वीडियो में कभी-कभी कोई चीज़ को ना हम बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर देते हैं। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि हो सकता है घर पे बैठा स्टूडेंट हमारी बातों को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इसलिए हमसे बार-बार रिपीट करते हैं, जबकि स्टूडेंट को पहले ही समझ गया रहता है, वो बोर होने लगता है, अरे यार क्या बातें कर रहे हो बार-बार यही बातें, ये हमको समझ गया है। तो ऐसा हो सकता है, बट जब ऐसा हो तो आप जिसे फॉरवर्ड स्पीड डबल कर सकते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है क्या? या ट्रिपल जितना स्पीड बढ़ा सकते हैं, या वैसे ही 5-5, 10-10 1-1, 2-2 मिनट पे थोड़ा-सा गैप पर करके देख सकते हैं कि सीधे आंसर पे चले गए कि आंसर ये है, हमारे दोनों का आंसर मैच करेगा, नहीं क्या? बट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। जब भी मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो पॉज करिए, ट्राई कीजिए, तुरंत पॉज कीजिए, तुरंत ट्राई कीजिए। समझ में आ रहेगा? ये मत सोचिए गलत है कि सही है। समझ में आ रहेगा? एक मेरा स्टूडेंट था जो जब पढ़ता था तो वो क्या करता था कि जब भी मैं पढ़ाता था, तो जैसे अगर मान लो क्वेश्चन लिख दिया और मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन लिख देता था, मैं हमेशा लड़कों को बोलता था, लेट आई विल गिव यू 1 मिनट, आप एक बार ट्राई करिए। मैं कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। तो वो क्या करता था कि वो तुरंत अपना एक सॉल्यूशन फट से अपना वो करना शुरू कर देता था। अगर मान लीजिए उसने कर दिया, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी किया, तो मैंने किया तो मान लीजिए ये किया मेरा। अब अगर उसने जो किया और मेरा जो किया मैंने, अगर दोनों डिफरेंस है, तब वो मेरा भी लिखेगा। एक लाइन भी डिफरेंस है या अप्रोच डिफरेंस है तो भी वो मेरा लिखेगा। ऐसा नहीं कि मैंने इस मेथड से कर दिया करेक्ट है तो सर का क्यों लिखूं, नहीं। और लिख देगा माई आंसर, सर का आंसर। समझ में आ रहा है क्या? अब सपोज हो सकता है उसने किया और आधे दूर पर आ गया, लेकिन उसका आंसर नहीं आया, फिर मैंने किया और मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं कि वो अपना काटेगा, नहीं, अपने को घेरेगा और उस पर ऐसे क्या बोलते हैं, क्रॉस मार्क लगा देता था, ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? ये गलत है, ये सही है, सर का आंसर है। समझा नहीं समझा? अब या तो उसका सही है, मेरा भी सेम है तो एक ही लिख रहा है, लेकिन अगर उसका सही है, मैंने अलग लिखा है कुछ तो मेरा लिख रहा है, उसका गलत है तो मेरा लिख रहा है। समझ रहेगा? तो भी उसका गलत है तो भी मेरा लिख रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, हर क्वेश्चन के लिए 3 पॉसिबिलिटी हो गई, बट उसके हर क्वेश्चन के लिए 2 आंसर है। बट ये 2 आंसर नहीं है। अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ इसमें क्या-क्या सीख सकता था वो। पहले तो यही सीख सकता था कि अगर मैं ये अगर मान लो उसका आंसर करेक्ट हुआ और मेरा अप्रोच अलग है, तो कम से कम ये समझ गया कि 2 अलग-अलग अप्रोच एग्जिस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर अगर मान लो उसका गलत हुआ, तो ये समझ सकता है ना कि ये पर्टिकुलर अप्रोच से आंसर नहीं आता है, ऐसे सोचना पड़ता है। तो 3 चीज़ हो गया ना भाई। एक तो उसने एक नया अप्रोच सीखा, समझा क्या? और एक तो उसने ये सीखा कि ये ऐसे नहीं सॉल्व होता है। समझा नहीं समझा? तो हर क्वेश्चन के लिए कम से कम से 2 चीज़ समझ में आती है। एक तो ये नहीं लगता, ये लगता है, या ये लग सकता है तो ये भी लग सकता है। ये मैं बार-बार बोलता हूँ। और ही गॉट इंटू आईआईटी मद्रास। समझ में आ रहा है क्या? तो ही वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट। मतलब वो हमेशा, समझ में आ रहा है क्या? जब वो क्लास में होता था, तो कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा हो, कितना भी उसे परेशानी हो रहा हो, भले ही पूरे क्लास के लोग हँसते थे, लगभग 250 लड़के थे क्लास में। एवरीवन वाज़ लाफिंग जब वो क्वेश्चन पूछता था, लेकिन वो कभी भी अपना क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करता था। समझा क्या? वो हमेशा अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछता था कि ये मेरे को नहीं समझ में आया। उसका लॉजिक हमेशा एक ही क्लियर था कि सर, मैं कहाँ पूछूँगा? अगर मुझे ये घर पे पूछना रहेगा या मैं खुद से पढ़ लूँगा तो मैं क्लास क्यों लगाया फिर? समझा क्या? तो अगर आपने क्लास लगाया है, आपने पैसे दिए हैं, तो क्लास में बैठिए, क्वेश्चन पूछिए, जितना पूछ सकते हो उतना पूछिए। समझे? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है?
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक भी एक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस है, और उसको एपी तभी बोलेंगे इफ डिफरेंस, ये देखिएगा, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, मतलब किसी भी टर्म का अगर उसके पीछे वाले टर्म से अगर डिफरेंस लें तो वो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट, मतलब फिक्स होना चाहिए। मतलब अगर पहले दूसरे टर्म का डिफरेंस क्या है, 5 है, तो दूसरे और तीसरे टर्म का भी डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। फिर तीसरे चौथे डिफरेंस का टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तभी वो जो है, एंड समझा नहीं समझा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। और ये जो डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि जो डिफरेंस है एरा गैरा डिफरेंस नहीं, ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं लेटर डी से, ये फिक्स है। समझा क्या? तो आप पहले वीडियो पास करिए, डेफिनेशन अपनी कॉपी पर लिखिए, और इसको च्यू कीजिए, मतलब इसको थोड़ा अपने अंदर जाने दीजिए, समझने दीजिए अपने आप को कि ये क्या बोलना चाहता है। ये बोलना ये चाहता है कोई भी सीक्वेंस हो वो तभी क्या बोला जाएगा, वो एपी बोला जाएगा जब कोई भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का माइनस नहीं। जैसे ये देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, a माइनस बी इज नॉट डिफरेंस, a माइनस बी इज a में से b सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब होता है मॉड लेना। मॉड क्या होता है, ये बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाऊंगा मैं, समझा क्या? ये तो डेमो वीडियो, तो इसमें इतना बात नहीं कर सकते, बट ठीक है। तो डिफरेंस मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, तो 1, तो ये 2 माइनस 3 थोड़ी निकला है, वो 3 माइनस 1 से भी निकला है। लेकिन अगर 4 और 5 में डिफरेंस क्या बोलोगे, इसमें भी 1 नहीं है, नहीं समझा। लेकिन इसमें क्या 4 माइनस 5 क्या है, क्या 5 और 4 लिखा है, तो इसमें बोलो डिफरेंस क्या है, 4 और 5 4 में, तो भी क्या है, 1 है। मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंस मतलब होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, नहीं प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझा मैं कहना चाहता हूँ, तो दोनों का डिफरेंस जो है ना हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो जो है अपना एपी बनेगा। छोड़ दीजिए, आपको उसका डिफरेंस होने चाहिए भाई, आपको ये समझ में आ रहा है एपी, आप जानते हैं कि किसी भी टर्म का अगर उसके प्रीवियस टर्म को घटाए तो जो टर्म आएगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो इसका क्या मतलब है उस पर बात करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, होपफुली आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसके नीचे जो है लिखना शुरू कीजिएगा। मान लीजिए लेट, तो T1 T2 T3 डॉट 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 Tn माइनस 1 Tn और Tn प्लस 1 डॉट 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 is any sequence which is in AP। ये बोला कोई तो सीक्वेंस है जो AP में है। अगर AP में है तो फिर क्या पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से, तो पता होना चाहिए, ये देखिए कि जो डिफरेंस है क्या चीज, T2 माइनस T1 जो है वो इक्वल आएगा किससे, T3 माइनस T2 से, और इक्वल आएगा T4 माइनस T3 से। समझे क्या? और डॉट 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 इक्वल आएगा Tn माइनस 1 से। समझे क्या? और इक्वल आएगा Tn प्लस 1 माइनस Tn से, एंड सो ऑन, और इक्वल होगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। समझे क्या? सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सब जो है ये हमारे एपी होता है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो T2 माइनस T1 है, T3 माइनस T2 है, T4 माइनस T1। मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, और सब इक्वल है, रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो इसका डिफरेंस हो रहा है, जो इसका डिफरेंस हो रहा है, जो इसका डिफरेंस हो रहा है, समझे क्या, ये सब के सब क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और इसी जो इक्वल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। ये फिक्स होता है। आपको समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ? सो ये जो है अपनी कहानी है इसमें, ठीक है। तो आप इसे जो है नोट करिए, ये डेफिनेशन है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, पूरी गारंटी है। पहले आप इसको जो है बस नोट करिए, बाकी कुछ मत करिए, ठीक है। चलो, चलिए, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेट, मान लिया, मानो लेट फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP is A,
वैसे भी एपी का जो पहला टर्म होता है उसमें से स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ए एंड कॉमन डिफरेंसेस स्मॉल डी। तो स्टॉप, आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म जो स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी। अब कॉमन डिफरेंस हमेशा ही डी रहता है, मतलब मैंने वो तो डेफिनेशन में दिया था कि कॉमन डिफरेंस को डी से ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब डी और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा कभी भी। अब तो एपी क्या होगा? देन फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। देन एपी इज, ये दिया नहीं है, ये आपको निकालना। फिर एपी क्या होगा सर? एपी अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। अब आप बोलेंगे सर ए प्लस डी ही क्यों? क्योंकि ए प्लस डी में से अगर ए माइनस करूं तो क्या बनना चाहिए? डी बनना चाहिए। आपको बताया ना, जैसे ये देखो ए प्लस डी माइनस डी किया तो क्या होगा? माइनस डी से प्लस डी निपट गया, बचा क्या? ए, सॉरी 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 सॉरी, ए प्लस डी में से ए माइनस कर रहे हो तो ये ए से ए कैंसिल होगा, बचा क्या? डी। समझा नहीं समझा आपको? बेसिकली अभी तो आपको बताया मैं, T2 में से T1 घटाने पर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो वही तो है। तो अगर आपका पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा। तीसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस टू डी होगा। नहीं समझा? ए प्लस टू डी क्यों? क्योंकि ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी घटाओगे तो क्या बचेगा? डी। अरे बेसिकली अगर ए है तो इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस डी, फिर डी ऐड करो तो ए प्लस टू डी, फिर डी ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी। अरे ऐड करूंगा तभी तो पीछे वाले से घटाऊंगा तो एक ही बचेगा। जैसे ए प्लस टू डी में एक डी एक्स्ट्रा ऐड किया तो ए प्लस थ्री डी है, ए प्लस थ्री डी में से ए प्लस टू डी हटाऊंगा तो क्या बचेगा? डी, जो कि कॉमन डिफरेंस, जो कि हमको चाहिए। आपको समझा नहीं समझा? अब फिर ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन, ऐसा आपको चलता चला जाएगा। तो ये हमारा एपी हो जाता है। क्या कब? अच्छा एपी ये कब ये क्या आपने सीखा इसमें? सर इसमें क्या सीखा? सीखा आपने ये कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, क्या पता हो? कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप एपी निकाल सकते। समझा गया? तो एपी को पता करने के लिए बेसिकली आपको दो चीज की जरूरत है, ए और डी। क्योंकि एग्जाम में ना आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करता है, ए और डी निकालने के लिए कुछ इक्वेशन दे देगा, बोलेगा फाइंड, मतलब जो अपना एपी है वो फाइंड करके दो। एपी फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपको ए चाहिए, डी चाहिए। कैसे भी करके ए और डी निकाल लेंगे, आपका एपी आपके साथ होगा। चले चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। हेडिंग डालिए जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म। समझा क्या? तो बेसिकली आपको अगर फॉर्मूला बनानी है किसकी? एपी की, nth टर्म के लिए, तो कैसे बनेगी? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। ये पता चला आपको? मान लिया कि फर्स्ट टर्म जो है आपका स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी। तब क्या होगा सर? तो सबसे पहले अब देखिएगा, अब ध्यान से ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। T1 मतलब क्या होता है? पहला टर्म। पहला टर्म क्या दिया है? ए सर। T2 क्या होगा सर? तो T2 अभी आपने पता चला कि अगर ए और डी पता हो तो T2 क्या आएगा? ए प्लस डी आएगा सर। ए इसमें डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा, ताकि ए प्लस डी में से ए माइनस हटाएंगे तो बचा क्या है? डी। कॉमन डिफरेंस डी आना चाहिए, T2 माइनस T1। नहीं समझा? फिर T3 क्या होगा सर? ए प्लस टू डी। T4 क्या होगा सर? ए प्लस थ्री डी। T5 क्या होगा सर? ए प्लस फोर डी डॉट डॉट डॉट। Tn क्या होगा सर? ए प्लस वाट। अरे सर ए प्लस क्या लिख रहे हैं? कहां से ए आ गया? ध्यान से सुनिए। ये देखिए T1 में क्या था? ए। T2 में क्या था? ए प्लस डी। T3 में क्या था? ए प्लस टू डी। 4 में क्या था? ए प्लस थ्री डी। अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा? 5 में क्या था? ए प्लस फोर डी। मतलब 5 है तो 4D, 4 है तो 3D, 3 है तो 2D, 2 है तो 1D, 1 है तो 0D। अरे आपको समझ रहा है कि समझ रहा है? यानी जो है उसका माइनस 1D, और सामने क्या है? ए तो यहाँ भी ए होगा, प्लस क्या हो जाएगा जी? n माइनस वन डी। तो
तो ये हो गया आपका जो भी फॉर्मूला आप निकालते, जो लिखे आपने ए प्लस एन माइनस डी, याद है आपको, ये तो पता ही होगा टी एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस, तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है nth टर्म का। आपको समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ? ठीक है, नोट करिए, आगे बात कर, चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलो समझ रहेगा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और है, देखिएगा, मान लीजिए कि एक मैं ये जो स्टार लगा के लिखता हूँ, ये बेसिकली ये नोट्स है, कंसेप्ट है, जो आपको समझ में आते रहना चाहिए, समझ में आएगा। जैसे अभी मैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज एल, एल मतलब लास्ट टर्म बेसिकली, तो अगर एक एपी है जिसका आखिरी टर्म या nth टर्म एल दिया है और फर्स्ट टर्म इज ए, देन वो बोल रहा है देन फाइंड डी। तो सामने वाला बोल रहा है डी बताओ, ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। देन मैं इसको थ्योरम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देन डी इज, मैं चाहता हूं कि आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। कभी कभी वो यही पूछता है, ध्यान सुनिएगा, बोलेगा ये देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जो आपने टीएन का जो फॉर्मूला लगाया है उसका कई तरीके से इस्तेमाल हुआ, तो मैं एक तरीका ये पूछता जो सबसे कॉमन है। कॉमन क्या है? ए दे दिया, एन दे दिया, मतलब एन मतलब बोलेगा 50वां टर्म 100 है, पहला टर्म 1 है, 50वां टर्म 100 है, बराबर है। तो बोलेगा कॉमन डिफरेंस बताइए, क्या कॉमन डिफरेंस लगाऊं कि ऐड करते जाऊं 50वां टर्म 100 आ जाए। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूं? या कभी कभी ऐसा बोल सकता है, ए दिया है, एन दिया है, समझ रहे क्या, और डी दिया है, तो बोलेगा कि 50वां टर्म, तो वही है, टीएन के फॉर्मूला लगा देंगे, टीएन 50 रख देंगे, तो एन की वैल्यू 50 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, डी दिया है, बट एन नहीं दिया है, बोलेगा कि एक एपी है जिसका पहला टर्म 1 है या 5 है, आखिरी टर्म 502 है। समझा क्या? पहला टर्म क्या है 5, आखिरी टर्म 502, डी दिया है 3/4, तो बोलेगा एन की वैल्यू बताओ, यानी कितने टर्म है इसमें टोटल। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपका टीएन जो फॉर्मूला होता है ना, ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन पे सॉल्व हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली पहले इसकी बात करते हैं। तो आपका nth टर्म ऑफ एन एपी इज एल, मतलब दैट इज, दिया क्या है, तो दिया है दैट इज, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो दैट इज दिया है टीएन इक्वल टू क्या दिया है एल, बराबर है। अब टीएन की वैल्यू क्या होती है सर, टीएन क्या वैल्यू होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू एल, क्योंकि हमको ए दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, ए प्लस एन माइनस 1 डी ले लिया, और एन भी दिया हुआ है, अब बचा क्या है डी। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, तो आप जानते ही हैं सर एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल माइनस ए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा सर एल माइनस ए अपॉन एन माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस निकल गया सर। कब? जब लास्ट टर्म दिया हो, ए दिया हो और एन दिया हो, तो अपना क्या निकल जाएगा डी। अब ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा, कोई बोलेगा सर एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसी क्रम में मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए, समझ रहे, फिर मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए, चलिए बात करते हैं, ठीक है। सो अब जैसे फिर वही बात, जैसे टी एन इक्वल टू क्या दिया है एल, क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू एल, तो सर एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल माइनस ए, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, तो सर हमको एन निकालना था, तो एन निकालने के लिए क्या करूंगा, तो पहले तो एन माइनस 1 को इधर ही रोक दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस ए अपॉन डी, समझे क्या। तो अब -1 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा एल माइनस ए बाई डी, और इसको करके +1, तो ये एन की वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा है क्या? सो आज के लिए मुझे लगता है कि बस इतना काफ़ी है इस लेक्चर के लिए। मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप घर जाइए या अपना जो 10th की किताब निकालिए, जितने भी क्वेश्चन एपी के हैं, समझ में आ रहा है, जिसमें वो पूछा है कि लास्ट टर्म क्या होगा, एनएस टर्म क्या होगा, या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए विद द हेल्प ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है वो बहुत आसानी से सॉल्व होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।